हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जिसका आज हमारा 4th लेक्चर है और हम पढ़ने वाले हैं HIV एड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही हाई चांसेस है कि एग्ज़ाम में आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो आप देखिए। मैं अपूर्वा शास्त्री बुक के हिसाब से चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले HIV एड्स। HIV एक वायरस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिससे जो डिजीज़ कॉज होता है उसे एड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वायरस है, ये कौन से फैमिली में बिलोंग करता है? रेट्रोविरिडे फैमिली, ठीक है। रेट्रोविरिडे। तो रेट्रोवायरस एक ग्रुप ऑफ RNA वायरस है, ठीक है, जिसके पास एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। और इस एंजाइम का फंक्शन क्या है? जो वायरल RNA है उससे DNA बनाना, ठीक है। तो जिन भी वायरस के पास ये एंजाइम है उन्हें हम बोलते हैं रेट्रोवायरस, ठीक है। अब रेट्रोविरिडे फैमिली में मेनली दो जीनस इंपॉर्टेंट है जो पैथोजेनिक है। एक तो लेंटिवायरस और डेल्टा रेट्रोवायरस। तो हमारा HIV इसके अंदर आता है, लेंटिवायरस जीनस के अंदर, ठीक है। ये रहा HIV-1 और HIV-2 दोनों होते हैं। और डेल्टा रेट्रोवायरस में कौन होता है? HTLV-1, मतलब ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस, ठीक है। जो एड्स का पहला केस हुआ था वो 1981 में हुआ था, न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब इस वायरस का स्ट्रक्चर समझते हैं हम, ठीक है। डायग्राम से समझेंगे इसी तरीके से। तो सबसे पहली बात, जो वायरस है उसका एक इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो जो एनवलप है उसका कौन कौन पार्ट है? एक लिपिड पार्ट, ठीक है, और एक प्रोटीन पार्ट, दो पार्ट होता है। जो लिपिड पार्ट होता है वो कहाँ से आता है? फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। और जो प्रोटीन पार्ट होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन 120 और एक ग्लाइकोप्रोटीन 41। कौन सा? ये रहा 120, ये रहा 41। तो इन दोनों को मिला के और एक लिपिड पार्ट, ये जो ब्राउन है ये है लिपिड पार्ट, ये है ग्लाइकोप्रोटीन 41 जो अंदर की तरफ है और ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो बाहर की तरफ है। तो ये तीन को मिला के हमारा फॉर्म होता है एनवलप, ठीक है। उसके बाद कैप्सिड होता है। कैप्सिड, जो कैप्सिड का स्ट्रक्चर है वो इकोसाहेड्रल है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है? एक RNA, मतलब दो RNA है, दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, और क्या होता है? प्रोटीएज एंजाइम होता है, इंटीग्रेज एंजाइम होता है, ठीक है। ये सब एंजाइम्स रहता है और RNA रहता है, RNA। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर HIV का। इसमें कौन कौन से जीन्स है? देखिए, पहले तो मेन 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, गैग, पॉल और ENV। जिनमें गैग जीन क्या करता है? गैग जीन बनाता है एक P24। ये याद रखना आप लोग, P24 एंटीजेनिक होता है। मेन एंटीजन हमारा P24 और P15 है। तो ये जो एंटीजेंस होते हैं इसे कौन बनाता है? गैग जीन, ठीक है। जो हमारा पॉल जीन होता है, पॉल जीन से एंजाइम्स बनते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम। तो पॉल जीन से ये 3 एंजाइम बना, गैग जीन से ये एंटीजेंस बना, और ENV जीन से हमारा पूरा एनवलप बना, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन पार्ट। ग्लाइकोप्रोटीन में पहले बनता है GP160, और ये 160 बाद में डिवाइड होता है GP120 और GP41 में। जो 120 होता है वो बाइंड होता है हमारा CD4 टी सेल्स के साथ, मतलब टी हेल्पर सेल के साथ, ठीक है। और 41 अंदर रहता है। तो ये हो गया जीन्स। कुछ नॉन स्ट्रक्चरल जीन्स भी होता है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये देख लीजिए बस, टैट, नेफ, रेव, वेव, ये सब जीन्स होते हैं। उसके बाद जो HIV होता है उसका मेनली दो सीरोटाइप्स होता है, एक HIV-1 और एक HIV-2। दो सीरोटाइप्स होता है। किस बेसिस पे डिवाइड होता है? बेस्ड ऑन द ENV जीन। तो ENV जीन में जो सीक्वेंस होता है उस हिसाब से दो फॉर्म होता है, HIV-1 और HIV-2, ठीक है। अब 1 के भी बहुत सारे सीरो ग्रुप्स होते हैं। सीरो ग्रुप्स मतलब सब टाइप A, B, C, ये बेस्ड ऑन द जोग्राफिक लोकेशन, कहाँ कहाँ होता है। तो ये तो हो गया हमारा HIV के टाइप्स। उसके बाद मेन पार्ट हमारा आता है पैथोजेनेसिस। पहले समझेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सबसे इंपॉर्टेंट मोड क्या है? सबसे कॉमन जो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ठीक है। 75% केसेस होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। क्या क्या हो सकते हैं? हेट्रोसेक्सुअल हो सकता है, होमोसेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है। होमोसेक्सुअल भी हो सकता है, हेट्रोसेक्सुअल भी हो सकता है। और
एक तो सेक्सुअल मोड हो गया, और क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिनमें 5% केसेस, बट इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ठीक है। कुछ भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, HIV का ट्रांसफ्यूजन का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। ये आप देख सकते हैं कि किस में कितना % ट्रांसफ्यूजन का चांसेस है। उसके बाद हम आएंगे और कैसे स्प्रेड हो सकता है, बाई क्यूटेनियस या फिर म्यूकोसल सरफेस से, मतलब या तो नीडल स्टिक इंजरी, मतलब कोई हेल्थ केयर वर्कर किसी HIV पेशेंट को इंजेक्शन दे रहा है तो उससे ब्लड स्पिल हो गया, तो वो नीडल स्टिक इंजरी हो गया। एक इंजेक्शन ड्रग अब्यूज़, मतलब जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं ग्रुप में, वो एक ही नीडल यूज़ करते हैं सब लोग मिलके, और उसी से सब लोग अब्यूज़ करते हैं, तो इंजेक्शन ड्रग अब्यूज़, तो इन सब केसों में स्प्रेड हो सकता है। और क्या होता है पेरीनेटल, मतलब मदर टू फीटस स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। बस उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है हमारा वायरल लोड। वायरल लोड मतलब वायरस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ब्लड, जेनेटल सिक्रेशन और CSF, इन सब में मेनली वायरल लोड होता है, और थोड़ा बहुत ब्रेस्ट मिल्क और सलाइवा में होता है, ठीक है। और बॉडी फ्लूइड्स और यूरिन में नहीं होता HIV, ठीक है। सलाइवा में क्यों नहीं होता, क्योंकि सलाइवा में कुछ इनहिबिटरी सब्सटेंस है, जैसे फाइब्रोनेक्टिन और ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो ये वायरस का ट्रांसमिशन को रोक देते हैं। तो पहले पैथोजेनेसिस में हमने क्या देखा, पहले ट्रांसमिशन, उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है हमारा रिसेप्टर अटैचमेंट, मतलब जो वायरस हमारे बॉडी में आएगा वो कैसे अटैच होगा कौन रिसेप्टर में। तो जो GP120 होता है, मेनली जो मेन रिसेप्टर है GP120, वो जाकर बाइंड होता है हमारा CD4 रिसेप्टर के साथ, मतलब T हेल्पर सेल के साथ, ठीक है। और उसके बाद एक और सेकेंड को रिसेप्टर होता है। को रिसेप्टर क्या होता है जो GP120 है वो हमारे थोड़ा कीमोकाइन रिसेप्टर्स है वहाँ पे बाइंड होता है। उनमें से कौन कौन, एक CXCR4 जो T लिम्फोसाइट में होता है उससे बाइंड होता है GP120, और एक होता है CCR5 जो कि मैक्रोफाज में होता है, उससे भी बाइंड होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक म्यूटेशन होता है CCR5 में, अगर आप बहुत लकी है तो ये म्यूटेशन आपको हो सकता है, ठीक है। सम लकी पीपल हैव दिस म्यूटेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है वो CCR5 में बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो HIV के चांसेस कम है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो एंट्री हो गया, मतलब मेन रिसेप्टर, उसके बाद सेकेंड रिसेप्टर, को रिसेप्टर, फिर होगा फ्यूजन मतलब क्या, जो GP120 बाइंड किया उसमें, और वो सेल सपोज ये T हेल्पर सेल है, तो ये GP120 बाइंड किया, इधर GP41 है अंदर की तरफ, ये वायरस है हमारा GP41, ये GP120, जैसे ही बाइंड हुआ ये 41 इस सेल के साथ फ्यूज़ कर जाएगा। फ्यूज़ करने से क्या होगा, इसका जो कॉन्टेंट्स है वायरस के अंदर वो इंजेक्ट कर देगा CD4 T सेल में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो देखिए पेनिट्रेशन और अनकोटिंग, मतलब जो न्यूक्लिक एसिड के कॉन्टेंट्स हैं, मतलब RNA और SSRNA और वायरल एंजाइम्स, इन सबको होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देगा। जब इंजेक्ट करेगा फिर क्या होगा जो SSRNA आया होस्ट सेल के अंदर वो अब कन्वर्ट होगा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर। ये कैसे होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से, वही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कन्वर्ट होगा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में, ठीक है। तो ये DNA RNA हाइब्रिड फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, जो RNA बचा है, RNA को जो वायरल एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डिग्रेड कर देगा, और जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है वो रेप्लिकेट करके डबल स्ट्रैंडेड DNA बना देगा। अब क्या होगा, ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA बना ये और वायरल प्रोटीन्स बनाएगा, ठीक है। तो वायरस ऐसे CD4 T सेल के अंदर मल्टीप्लाई होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब एक चीज़ है प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स, मतलब जो वायरस का जो DNA है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड DNA जो बना वायरस का, उसके साथ प्रोटीन्स और वायरल इंटीग्रेस, ये सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे बोलते हैं हम प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये इसका मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस के साथ अब इंटीग्रेट होगा, जो होस्ट सेल का न्यूक्लियस है उसके अंदर जाने के लिए रेडी है। प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स ये रेडी हो गया होस्ट सेल के अंदर जाने के लिए। अब इंटीग्रेशन होगा मतलब क्या होगा, वायरल डबल स्ट्रैंडेड DNA हमारे होस्ट सेल के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। कैसे इंटीग्रेट होगा, बाय वायरल का एंजाइम जो होता है इंटीग्रेस उससे। अब जो इंटीग्रेटेड वायरस हो गया उसे हम बोलेंगे प्रोवायरस। अब क्या होगा, जो इंटीग्रेटेड स्टेट में है वायरस वो एक लेटेंट इन्फेक्शन करेगा जो कि वेरिएबल टाइम के लिए हो सकता है, ठीक है। लेटेंट इन्फेक्शन मतलब क्या, वायरस कुछ नहीं करेगा, बस उसके न्यूक्लियस में बाइंड होकर रह गया, इंटीग्रेट होकर रह गया, इसे हम बोलते हैं लेटेंट पीरियड, ठीक है। ये हुआ।
अब डिजीज़ प्रोग्रेशन, तो अब क्या होगा? तो देखिए ये जो ठीक, तो ये जो अब हम समझेंगे कि ये वायरस कैसे कैसे प्रोग्रेस करता है, ठीक है। प्रोग्रेस मतलब कौन कौन से स्टेज में ये वायरस इन्फेक्शन होता है। तो बेसिकली इन्फेक्शन 5 स्टेज में होता है, ठीक है, 5 स्टेजेस। सबसे पहला स्टेज है हमारा एक्यूट HIV डिजीज़, जिसे हम एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब इन्फेक्शन होता है उसके बाद HIV जाता है लिम्फ नोड में और लिम्फोइड टिश्यूज़ में, वहाँ जाकर स्टोर होता है और मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करते करते जो टी सेल्स को उसने इन्फेक्ट किया उसको डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय करके क्या होता है, जो HIV है हमारे ब्लड स्ट्रीम में आएगा, और जब ब्लड स्ट्रीम में आएगा तो हम उसे बोलेंगे वायरीमिया। तो ये हमारा हो गया पहले प्राइमरी वायरीमिया, ठीक है। मतलब जो वायरस है टी सेल को रप्चर करके ब्लड में आ गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स, मतलब फीवर, कफ, ये सब रहेगा, बेसिक फ्लू लाइक सिम्टम्स रहेगा, ठीक है। कितने दिन के लिए, 3 to 6 वीक्स आफ्टर द प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसी स्टेज में जो पहला वाला स्टेज है जिसमें टी सेल रप्चर होगा हमारा, तो इसमें थोड़ा सा हमें CD4 टी सेल का काउंट ड्रॉप होते हुए दिखेगा। इसके बाद आएगा हमारा एसिम्टोमेटिक स्टेज, मतलब क्लिनिकल लेटेंसी। इसमें क्या होगा, जो वायरस के अगेंस्ट हमारा CD8 टी सेल, HIV स्पेसिफिक CD8 टी सेल रेडी हो गया, मतलब सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स आने के लिए रेडी है। और जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब HIV एंटीबॉडीज़, वो भी आ गया। इसकी वजह से क्या होगा, वायरीमिया ख़त्म होगा, मतलब ब्लड में जो वायरस आया उन्हें उनके साथ हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करेगा, तो ब्लड में वायरस कम होगा। इसके लिए क्या होगा, जो वायरीमिया है वो ड्रॉप डाउन होगा और CD4 टी सेल काउंट नॉर्मल होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, बस वो क्लिनिकल लेटेंसी है, मतलब वायरस छुप गया एक तरीके से। जो इम्यून सिस्टम है जो ब्लड में था उसको किल कर दिया, बाकी लिम्फ नोड और बाकी सब जगह में वायरस छुपा हुआ है, अभी कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, बस वहाँ पे रेप्लिकेट करता रहेगा। और ये क्लिनिकल लेटेंट पीरियड 10 साल से लेकर 30 साल कितना भी दिन के लिए हो सकता है, बेस्ड ऑन द पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लिनिकल लेटेंसी। तो पहला स्टेज हमने देखा, प्राइमरी वायरीमिया हुआ जिसकी वजह से फ्लू लाइक सिम्टम्स आया, उसके बाद इम्यून सिस्टम आके फाइट किया, जिस वजह से क्या हुआ, वायरस छुप गया हमारे लिम्फ नोड्स और लिम्फोइड टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। इसके बाद जब ये छुपा हुआ है तब कोई सिम्टम नहीं दिखेगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एसिम्टोमेटिक स्टेज। उसके बाद एक और चीज़ हो सकता है, क्योंकि ये वायरस हमारे लिम्फ नोड पे छुपा है ना, उसकी वजह से लिम्फ नोड इनलार्ज हो गए, तो हमें क्या दिखेगा, परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, PGL। ये हमें कंटिन्यूस दिख सकता है। PGL कैसे डिफाइन करते हैं हम, अगर 1 सेंटीमीटर साइज से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा लिम्फ नोड्स, नॉन कॉन्टिगुअस लिम्फ नोड, मतलब एक एक्सिलरी और एक इंग्विनल, ये हो गया नॉन कॉन्टिगुअस, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है बीच में। अगर एक्सिलरी में देखें सर्वाइकल ग्रुप और सेंट्रल ग्रुप और लेटरल ग्रुप, ये कॉन्टिन्यूस है, मतलब एक ही लिम्फ नोड के पार्ट है। कॉन्टिन्यूस, नॉन कॉन्टिन्यूस मतलब एक एक्सिलरी, तो एक इंग्विनल, एक सुप्राक्लेविकुलर, ये सब नॉन कॉन्टिन्यूस है। तो 2 या 2 से नॉन कॉन्टिन्यूस लिम्फ नोड पे अगर स्वेलिंग दिखा, और स्वेलिंग कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा और एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए, तो इसे हम बोलेंगे PGL, यानी कि परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। तो ये हमें दिखेगा, ठीक है। ये लिम्फोमा नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसे डिफ्रेंशिएट कर पाए एक लिम्फोमा से, ठीक है। तो ये हो गया PGL। उसके बाद असली चीज़ आएगा जिसे हम बोलेंगे सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन, मतलब जो क्लिनिकल लेटेंसी जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, वायरस बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर चुका है तो बहुत पावर में आ गया, इसकी वजह से क्या होगा, CD4 टी सेल, मतलब टी हेल्पर सेल बहुत फॉल करेगा, बहुत ज़्यादा फॉल करेगा। तो पहले क्या होगा, पेशेंट को डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, और CD4 टी सेल कम हो रहा है, मतलब जो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा, जैसे ओरल थ्रश, मतलब कैंडिडा, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ है एड्स, एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्यूनिटी बहुत कम हो गया, तो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन तो दिखेगा ही, ठीक है। टी सेल काउंट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, कितना कम होगा, लेस दैन 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर, ठीक है। वायरल लोड काफ़ी ज़्यादा होगा, लिम्फोइड टिश्यू तो बहुत ही डिस्ट्रॉय होगा और रिप्लेस होगा बाय फाइब्रस टिश्यू। न्यूप्लेजिया भी दिख सकता है हमें, और HIV एन्केफेलोपैथी भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया 5 स्टेजेस। क्या हुआ, पहले प्राइमरी वायरीमिया, उसके बाद लेटेंसी, फिर PGL,
फिर सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन और आखिरी में एड्स, ठीक है। तो ये सब हमें ग्राफ से भी समझ सकता है। तो ये जो रेड कलर का ग्राफ है ये हो गया हमारा वायरीमिया, मतलब प्लाज्मा में कितना वायरस है, ठीक है। और ब्लू कलर का है CD4 T सेल। तो देखिए वायरस, इसको समझिए ग्राफ को कैसे। पहला इधर हमें टाइम शो कर रहा है, इधर टाइम, और इधर CD4 T सेल ब्लू कलर में और वायरीमिया टाइटर रेड कलर में। तो कैसे है, जैसे वायरस हमें इन्फेक्ट किया प्लाज्मा में, धीरे धीरे वायरस बढ़ेगा। वायरस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो CD4 T सेल्स को रप्चर कर रहा है। तो जब वायरस बढ़ेगा तब CD4 T सेल कम होगा, सिंपल। उसके बाद क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम फंक्शन करेगा और वायरस को किल करेगा। तो वायरस किल होगा, किल होगा, किल होगा, फिर CD4 T सेल वापस बढ़ेगा। अब जो वायरस किल हुआ और कुछ तो हमारे लिम्फ नोड पे छुप गए, तो प्लाज्मा में तो बहुत कम है, प्लाज्मा में दिखेगा ही नहीं। और CD4 T सेल अभी नॉर्मली रहेगा, लगभग थोड़ा बहुत कम होते रहेगा। इस पीरियड को हम बोलेंगे लेटेंसी, जिसमें CD4 T सेल ऑलमोस्ट नॉर्मल है, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, और वायरस प्लाज्मा में नहीं है, प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं है। कहाँ है, लिम्फ नोड के अंदर छुपा हुआ है। उसके बाद जब लेटेंसी ख़त्म होगा उसके बाद वायरस बढ़ेगा प्लाज्मा में और बहुत ही ज़्यादा CD4 T सेल रप्चर होगा, ठीक है। सिंपल हमने समझ लिया, CD4 T सेल ये वाला और वायरस वाला ये वाला, ठीक है। चलिए अब एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC। इसने HIV को क्लासीफाई किया 9 स्टेजेस में बेस्ड ऑन CD4 T सेल काउंट या और क्लिनिकल कंडीशन, ठीक है। दोनों को मिला के इसने डिवाइड किया 9 स्टेज में। बट ये हम ज़्यादा फॉलो नहीं करते, हम किसको फॉलो करते हैं, हु वाले को। हु ने डिवाइड किया इंटू 4 स्टेजेस, ठीक है। 4 स्टेजेस बेस्ड ऑन ओनली क्लिनिकल कंडीशंस। इसमें CD4 T सेल का कोई लेना देना नहीं है। इसे हमने 4 स्टेजेस में क्लासीफाई किया, 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 में क्या है, एसिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन, मतलब कुछ भी नहीं होगा, कोई सिम्टम नहीं दिखेगा, बस PGL दिखेगा। जो स्टेज 2 है उसमें क्या दिखेगा, वेट लॉस लेस दैन 10% और रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और छोटे मोटे इन्फेक्शन होते रहेंगे। जो स्टेज 3 है ये थोड़ा सीवियर है, वेट लॉस 10% से ज़्यादा हो जाएगा, डायरिया दिखेगा, क्रॉनिक डायरिया 1 मंथ से ज़्यादा, फीवर रहेगा 1 मंथ से ज़्यादा, और बहुत सारे इन्फेक्शन तो रहेंगे ही, जैसे TB। और फिर आता है हमारा आखिरी स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या होगा, स्लिम डिजीज़। स्लिम डिजीज़ मतलब वेट लॉस 10% से ज़्यादा, डायरिया 1 मंथ से ज़्यादा, फीवर 1 मंथ। इन तीनों को मिला के अगर आ गया तो हम बोलेंगे HIV वेस्टिंग सिंड्रोम या फिर स्लिम डिजीज़। उसके बाद अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन दिखेंगे, ये 4 बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल, पैरासाइट, न्यूप्लेजिया, ये सब सिम्टम्स तो दिखेंगे, ठीक है। अगर हम एपिडेमियोलॉजी देखें तो हम जान पाएंगे इंडिया में हाईएस्ट प्रिविलेंस है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, जैसे मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रिविलेंस है, ठीक है। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा देख लेना। उसके बाद रिस्क ग्रुप, मतलब किन किन में HIV का रिस्क सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले एक्सट्रीमली हाई रिस्क ग्रुप, इनमें कौन आता है, जो फीमेल सेक्स वर्कर्स है, मेन हु हैव सेक्स विथ मेन, उसके बाद ट्रांसजेंडर्स, IV ड्रग अब्यूजर्स, ये सब है एक्सट्रीमली हाई रिस्क ग्रुप। फिर मॉडरेटली हाई रिस्क ग्रुप, इसमें कौन आता है, हेल्थ केयर वर्कर्स जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जैसे हीमोफीलिया एक्स। उसके बाद जिनमें ऑलरेडी कोई ना कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन प्रेजेंट है, वो। यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा है अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन क्या क्या हो सकता है, बस ये तो मैंने आपको बता दिया। अब एड्स को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड वाइड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, ठीक है, जो टाइम टू टाइम अपने पॉलिसीज़ निकालते रहता है। जो सबसे पहले हमारा UN एड्स, मतलब यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स, ठीक है। और हमारे इंडिया में क्या है, नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बेसिकली पॉलिसीज़ निकालते हैं ताकि ये इन्फेक्शन कंट्रोल में आ पाए। उसके बाद हम समझेंगे हमारा इम्यूनिटी इसके साथ कैसे फाइट करता है। तो काइनेटिक्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले वायरीमिया। वायरीमिया मतलब क्या हुआ, वायरीमिया मतलब ब्लड में वायरस का हाई लेवल, ठीक है। तो जब वायरस एंट्री लेता है बॉडी में तो उसके थोड़े दिन बाद एक ट्रांजिएंट पीरियड आता है जिसमें वायरीमिया लेवल बढ़ता है और P24 एंटीजन भी ब्लड में बढ़ता है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था प्राइमरी वायरीमिया, वही है सिंपल। उसके बाद जो ह्यूमरल रिस्पॉन्स है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है, IgM, IgA, IgG,
डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं उनके अगेंस्ट। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कौन कौन से? P24, GP120, GP41, GP160, ये सब हो गया इनके अगेंस्ट। और रेगुलेटरी प्रोटीन्स और एक्सेसरी प्रोटीन, इन सब के अगेंस्ट ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडीज़ बनाता है, IgM, IgA, IgG, ये सब, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हमारी विंडो पीरियड। विंडो पीरियड क्या है? जिस दिन इन्फेक्शन हुआ उस दिन से लेकर सीरम में आने के लिए जो टाइम लगा उन्हें हम बोलते हैं विंडो पीरियड। मतलब इन्फेक्शन हुआ सपोज हमें आज, उसके जितने दिन बाद सीरम में हमें एंटीबॉडीज़ दिखेंगे, उसको हम बोलेंगे विंडो पीरियड, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ कब दिखेंगे? जब वायरस के एंटीजेंस ब्लड में आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली वो टाइम लगता है 3 to 12 वीक्स। इनके बीच में हमें सीरम में एंटीबॉडीज़ नहीं दिखेंगे वायरस के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हो गया विंडो पीरियड। उसके बाद HIV एंटीबॉडीज़ तो होता ही है, मतलब मेनली होता है IgG, तो IgG हमारा होता है HIV। तो ये हमारा इम्यूनिटी हमने समझ लिया। अब सिंपल आएगा लैब डायग्नोसिस में, ठीक है। लैब डायग्नोसिस देखिए बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है, सिंपल है, मैं बताते चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है स्क्रीनिंग टेस्ट। उससे पहले लैब डायग्नोसिस करने पहले हम जब किसी HIV टेस्ट करेंगे उससे पहले हमें 3 C's को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो कंसेंट, पेशेंट से हमें कंसेंट लेना ही है, मतलब रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि HIV जो है इसके अगेंस्ट हमारे बहुत सारे सोसाइटल स्टिग्मास है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। इसके लिए मतलब लोग थोड़ा शर्माते हैं बोल सकते हैं, या फिर उतना हैबिचुअल नहीं हो पाया, तो पीपल थिंक कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, क्यों हुआ ये सब। इसी वजह से हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पेशेंट का ऑटोनॉमी के बारे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंट ऑटोनॉमी। तो सबसे पहले कॉन्सेंट, उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब पेशेंट का डिटेल्स हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है, ठीक है। रिपोर्ट में कहीं HIV पॉजिटिव नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को काउंसलिंग करना है ताकि वो अपने फैमिली को बता पाए एटलीस्ट कि ये बहुत ख़राब चीज़ नहीं है, पर बस एक डिजीज़ है, किसी को भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट में क्या आता है? एंटीबॉडी डिटेक्शन, मतलब स्क्रीनिंग एशे, ठीक है। तो सिंपल एंटीजन डिटेक्शन के लिए, मतलब HIV एंटीबॉडी जो सीरम में है उसको डिटेक्ट करने के लिए आजकल तो ELISA ही काफ़ी है, ठीक है। तो हम ELISA परफॉर्म करेंगे या फिर रैपिड किट्स जो आते हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो ELISA से हम क्या एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे? P24, GP120, GP160, GP41, ये सब HIV-1 के लिए, और HIV-2 के लिए हम डिटेक्ट करेंगे GP36, ठीक है। तो ELISA सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ही सेंसिटिव है, स्पेसिफिक भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ठीक है। ELISA मेनली 2 टाइप्स का अवेलेबल है मार्केट में HIV डिटेक्ट करने के लिए, एक 3rd जनरेशन और एक 4th जनरेशन। 3rd जनरेशन डिटेक्ट करता है जो HIV एंटीबॉडीज़ है उसको डिटेक्ट करता है, सिर्फ एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है, ठीक है। और 4th जनरेशन क्या करता है? एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को डिटेक्ट करता है बाय द यूज़ ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और रिकॉम्बिनेंट सिंथेटिक पेप्टाइड्स। इन सब के हेल्प से ये एंटीजन एंटीबॉडी दोनों को डिटेक्ट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ELISA के टाइप्स क्या क्या है? इनडायरेक्ट ELISA, सैंडविच ELISA, कॉम्पिटिटिव ELISA, इन सब के डिफरेंट प्रिंसिपल्स है। कॉन्सेप्ट वही है, हमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है सीरम में। ये हो गया ELISA। और क्या है? रैपिड सिंपल टेस्ट। इनमें तो 30 मिनट्स में रिजल्ट आ जाता है, ELISA में फिर भी 2-3 घंटा लगता है, ठीक है। 2 to 3 आवर्स लगता है ELISA में। ये और भी फास्ट है सिंपल टेस्ट, जो कि 30 मिनट्स में अप्रॉक्स रिजल्ट दे देता है। इसमें क्या क्या आता है? डॉट प्लॉट ऐसे, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, पार्टिकल एग्लूटिनेशन ऐसे, डीप स्टिक टेस्ट, कुम्स टेस्ट, ये सब। उसके बाद हमारा आता है सप्लीमेंटल टेस्ट। ये थोड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है। इनमें क्या करता है? वेस्टर्न ब्लॉट एक है। वेस्टर्न ब्लॉट मतलब HIV के जो प्रोटीन्स है वो हम डिटेक्ट करते हैं। इनमें जो मतलब प्रोटीन्स क्या? गैग जीन, पॉल जीन, ENV जीन, इनके जो प्रोडक्ट्स है मतलब रेस्पेक्टिवली जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनको हम डिटेक्ट करते हैं बाय द मीन्स ऑफ वेस्टर्न ब्लॉट। इसमें हमें ऐसा एक स्ट्रिप रहता है, नाइट्रोसेलुलोज का स्ट्रिप, जिनमें हमें ऐसे प्रोटीन सेपरेट होते हुए दिखेंगे। ये देखिए डिफरेंट बैंड्स डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए। तो ऐसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। उसके बाद P24 जो एंटीजन है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग बाई मीन्स ऑफ PCR।
तो जो वायरल का आरएनए है, आरएनए डिटेक्शन इज़ द मेन थिंग। यह है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। ये कैसे होगा? पीसीआर से, पीसीआर या फिर आरटीपीसीआर, इन मेथड से हम डायरेक्टली वायरल का आरएनए को डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये टेस्ट हमारा सबसे सेंसिटिव है या फिर और स्पेसिफिक भी है। तो सबसे बढ़िया टेस्ट तो ये है गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, वायरल आरएनए डिटेक्शन। उसके बाद डीएनए पीसीआर भी होता है। तो ये सब वगैरह वगैरह टेस्ट है। उसके बाद जो नेको है वो एचआईवी कंट्रोल के लिए, मतलब एचआईवी टेस्टिंग के लिए मेनली 4 स्ट्रेटेजीज अपनाता है। 1, 2A, 2B और 3, चारों स्ट्रेटेजीज अपनाता है। वो 4 स्ट्रेटेजीज आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं किन किन के लिए होता है। जो स्टेज मतलब स्ट्रेटेजी 1 है वो किन के लिए अप्लाई होता है? जो हमारे ब्लड बैंक में ब्लड सैंपल आता है उसके लिए हमारा होता है स्ट्रेटेजी 1। स्ट्रेटेजी 1 से अगर पॉजिटिव आ गया एचआईवी पॉजिटिव तो ब्लड बैंक को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अगर नेगेटिव आया तो इसे यूज़ कर सकते हैं। 2A ये किसके लिए यूज़ होता है? मतलब जो ये इलीगल टाइप है, मतलब इस पर कॉन्सेंट नहीं लेते। जो ब्लड बहुत सारा सैंपल आता है उनको हम रैंडमली टेस्ट करते हैं विदाउट नोइंग द पेशेंट डिटेल्स। बस टेस्ट करते हैं ताकि डिजीज़ के प्रिवेलेंस को हम पता चल सके। जो 2B है वो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में यूज़ होता है, मतलब जिनमें सिम्टम्स दिखेंगे उसके लिए हम स्ट्रेटजी 2B यूज़ करेंगे। और स्ट्रेटजी 3 किट के लिए यूज़ करेंगे जिसमें सिम्टम्स तो नहीं है, सिर्फ टेस्ट करा रहे हैं, उनमें स्ट्रेटजी 3 यूज़ करेंगे। इनमें ऐसे ऐसे होता है, आप सिंपल डायग्राम इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, होता कुछ नहीं है। और उसके बाद ट्रीटमेंट में देखिए, ट्रीटमेंट में जो यूज़ होता है वो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसके लिए हमारा स्पेसिफिक ड्रग रेजिमेन है, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब निको ने डिफ़ाइन कर दिया कि हमें बस यही ड्रग्स देने हैं। 3 ड्रग्स कौन कौन से? 2 देने हैं NRTI और 1 देना है NNRTI। ये हमारा फर्स्ट लाइन रेजिमेन है HIV 1 के लिए। और HIV 2 के लिए क्या होगा? ये जो NNRTI है उसको हम रिप्लेस कर देंगे प्रोटेज इनिबिटर से। अब देख सकते हैं NRTI क्या क्या है, NNRTI क्या क्या है, प्रोटेज इनिबिटर क्या क्या है। ठीक है, तो ऐसे हमें डिफाइंड है। तो फर्स्ट लाइन ART रेजिमेंट क्या हुआ? टेनोफोविर, लैमिफुडिन और इफावायरेंस, ये 3 मिला देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमें ड्रग रेजिमेंट डिफाइन कर दिया गया है। अब जब हम ART करेंगे उससे हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देख सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स क्या क्या। एक तो टॉक्सिसिटी और एडवर्स इफेक्ट, उसके बाद रेजिमेंट का बहुत ही हाई कॉस्ट है, उसके बाद ड्रग रेजिस्टेंस भी आ सकता है, उसके बाद एक मेन है आइरिस, इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। इससे हम क्या करेंगे? हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, ठीक है, हम ड्रग्स देके उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा? जब वो रिकॉन्स्टिट्यूट होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा, तो बहुत ही हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, मतलब जैसे रीफॉर्म होना बोलते हैं हम, तो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स देगा। इसकी वजह से क्या होगा? अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन दिखेगा। इन्फ्लेमेशन की वजह से सिचुएशन और वर्सन हो सकता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आइरिस, इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। तो बस यही है और कुछ नहीं है। प्रोफाइलैक्सिस मतलब कंट्रोल कैसे करना है, उसमें सिंपल ये लिखा है बस। तो ये आप बुक पढ़ सकते हैं तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।